अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़ा कि जर्नल क्या होता है, उसमें कोई सवाल? नो क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन। इसका जर्नल बनाया आप लोगों ने? दिखाएं। ये बिल्कुल ठीक है। कैश बैंक कैपिटल, बैंक टू लोन, कंप्यूटर टू कैश, डिस्प्ले इक्विपमेंट टू पेबल। ओके, ठीक है। कैश टू बैंक, बैंक टू लोन, पेबल टू बैंक, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखें, एक चीज ठीक क्या हो सकती है इसमें? ठीक हो सकता है इसका साइज। कॉलम अगर आपका इतना होता, इतना, तो भी ठीक था। अगर इतना होता ठीक था, और फिर इसके लिए आपको इतनी बड़ी जगह होती, इसको लिखने के लिए खुली जगह होती, और फिर यहाँ डेट का कॉलम भी बन जाता। ठीक बना हुआ है, बेहतरीन है। अब ये देखें यहाँ क्या हुआ। यहाँ हमने लिखा पर्टिकुलर, यहाँ फिर लिखा पर्टिकुलर, यहाँ फिर लिखा पर्टिकुलर, यहाँ फिर लिखा पर्टिकुलर। अगर आप एक ही दफ़ा लाइन लगा देते, नहीं वो दिमाग के अंदर बिठाने के लिए। अच्छा ठीक है। तो अगर आप ये लंबी लाइन लगा देंगे ऐसे, तो एक ही दफ़ा टॉप पे लिखेंगे पर्टिकुलर, और बस नीचे एंट्री लिखते जाएंगे। ओके, ठीक है। इस डायरी से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं? डायरी इज गुड, इट लुक्स वेरी, इट्स वेरी रिसेंट, 2022 की डायरी है, और कंपनी भी, यानी किसी कंपनी की है, इसके शुरू में मालूमात भी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम में जो शीट आएगी वो ऐसे रजिस्टर आएगा, और रजिस्टर ज़रा खुली लकीर वाला लिया करें। उससे होता ये है कि आपकी राइटिंग ट्यून अप हो जाती है उस शीट के मुताबिक जो एग्ज़ाम में आनी है ना। तो जैसे ही वो ना पीछे खुली लकीर नज़र आ रही ऐसा, और फुल साइज रजिस्टर, जैसे वो भी फुल साइज नहीं है, ये तकरीबन फुल साइज है। तो फुल साइज रजिस्टर लें, वो भी फुल साइज नहीं है। आप जो है ना, फुल साइज नजर आ जाता है, आपको पता ही है फुल साइज। जैसे एग्जाम में शीट नहीं आती थी आपके यहाँ, याद है क्या? वो ये साइज है, जो वो वाला साइज, उसका रजिस्टर लिया करें। नेक्स्ट रजिस्टर आप प्लान करेंगे, आपने वैसा रजिस्टर लेना है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम देना है आपने वैसे कागज पे देना है, तो उसकी लाइनें कैसे हैं, खुली कितनी है ना, वो सारा उसके अकॉर्डिंगली आपकी फिर राइटिंग ट्यून अप हो जाती है। अदरवाइज आप अगर सारा सेशन छोटे कागज पे लिखते रहें और वहाँ बड़ा आता है, तो आपके सारा अरेंजमेंट ही खराब हो जाता है, ब्यूटीफाई नहीं हो पाता कागज। अच्छा, इस पे ऐसे 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 हर एंट्री के लिए अलग किया ना, एक ही दफा लाइन लगा, और बाकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंट्री मुझे नहीं पता ठीक है नहीं ठीक, लेकिन इसको लाइबिलिटी टू एसेट नहीं लिखते। एसेट का कोई नाम होगा ना, मतलब ये क्या है एसेट? बैंक हो गया। हाँ, तो यहाँ बैंक लिखेंगे नहीं, उसका नाम लिखेंगे। मसलन एक क्रेडिटर, मसलन बैंक लोन, जो भी नाम लिखेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, और ये कब लिखी है आपने? कल। अभी एक दिन भी नहीं हुआ, 24 घंटे में गुजरे होंगे, 10 11 एंट्री हैं। यहाँ से पूछता हूँ, बताएं इस एंट्री में क्या हुआ? ये 50 नाम लिखा होगा तो पता लगेगा कि ये बैंक में पैसे आए हैं, ये लोन हुआ है, ये परचेज हुई है, ये सेल हुई है, ठीक है ना। उसका नाम लिखना है हमें यहाँ पर। जी बिल्कुल ठीक है। बस इसमें आप मजीद क्या कर सकते हैं कि अगर आप लाइन स्ट्रेट लगा दें तो कोई बात नहीं, कर लेना चाहिए। आगे ये जो था, ये आपको समझ आ गया। फिर आज ये एंट्री आपने करके जाना है, फिर छुट्टी करनी। बिल्कुल ठीक है। कॉलम को इतना कर दें, और इस कॉलम दें, तो आपके 2 कॉलम आ जाएंगे, यानी जितनी ये एक कॉलम है ना, तो आपको ये खुली जगह होगी इसको लिखने। तो कर लेना कि छुट्टी दे, नहीं तो पूछ लेना सी छुट्टी से सी, फिर उन्हें पता नहीं थी, फिर तबीयत भी खराब थी। अच्छा, फोन करके पूछ लिया करेंगे, हाँ भाई आज की पढ़ाया।
या ग्रुप में मैसेज डाल दो कि आज क्या पढ़ाया है, कोई मुझे गाइड कर दे अल्लाह का बंदा। ठीक है, हाँ जी, निकालें। फर्ज कीजिए कि ये आपका पेज है, ये जो मैंने लाइनें लगाई ना, इसके अंदर आपका पेज है। तो आपने लाइन लगानी किस तरह? सबसे पहले आपने लाइन इधर लगानी है, एक इंच से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। दूसरी लाइन आपने इधर लगानी है, तीसरी लाइन आपने इधर लगानी है। दरम्यान में सारी जगह पर्टिकुलर के लिए आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अगर आप गौर करें तो इतनी की जगह होनी चाहिए कि नंबर लिखा जा सके। जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो नंबर लिखा है वो जैसे ये देखें, तो ये नंबर वैसे तो बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा है, तो अगर ये आपके पास इतना कॉलम होता तो भी इसमें ये आ जाना था। तो दरम्यान में आपके पास ये चीज लिखने के लिए बड़ी जगह आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा जगह चाहिए है। अगर ये पर्टिकुलर लिखने की जगह नहीं है तो फिर तो फंस जाऊंगा मैं, मुझे वहां नाम लिखने हैं, अंग्रेजी लिखनी है, बहुत कुछ करना है। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट, रुपीज। एक ही दफा मैंने पूरे सफे पे लाइन लगा दी और अब मैं एंट्री लिखता जाऊंगा और दरम्यान में लाइन लगाता जाऊंगा। इस तरह से मामला चलता रहेगा। मसलन आपने एक एंट्री लिखी, प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट टू बैंक क्रेडिट। फर्ज कीजिए 50,000 है। यहां उसकी डेट लिख दी, लेट से जनवरी 25। फर्ज कर लेंगे 2022 चल रहा, तो 25 जनवरी 2022 को आपने एंट्री डाल दी। अब आज की जो नई बात मैं इसमें ऐड करने लगा हूं वो है, एक नई चीज है, उसको हम कहते हैं नरेशन। हर जर्नल एंट्री के बाद एक नरेशन रिगार्डिंग द एंट्री लिखी जाती है। नरेशन समझते हो ना, कुछ स्टेटमेंट लिखना, कुछ नरेट करना, कुछ लिखना, नरेशन लिखी जाएगी। नरेशन इट्स समथिंग ब्रीफ अबाउट द एंट्री। इस एंट्री में क्या हो रहा है? प्रिंटिंग एक्सपेंसेस में जो आपने पे किए हैं, यही हो रहा है ना। इसके बारे में कोई मैं ब्रीफली बात लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेड, क्यों लिख सकता हूं? यानी एंट्री के बारे में मुख्तसर सी बात कि यार इसमें क्या हो रहा है, इट्स कॉल्ड नरेशन। किताबों में नरेशन ऐसी ही मिलेगी आपको। रेंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट, नरेशन क्या होगी? रेंट पेड। कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट, एंट्री क्या होगी? कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। ओनर ने पैसे डाले हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, है ना। रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, नरेशन क्या होगी? रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, क्या हुआ है यहाँ पे? गुड सेल हुई है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। यही नहीं हुआ? रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट में क्या हुआ है? गुड सेल हुई है, उधार पे सेल हुई है। परचेजेस, डेबिट, कैश, क्रेडिट, क्या हुआ है? परचेजेस, डेबिट, कैश, क्रेडिट, क्या हुआ है? बॉट गुड्स ऑन कैश। इक्विपमेंट, डेबिट, बैंक क्रेडिट, क्या हुआ है? इक्विपमेंट परचेज किए ऑन कैश। ड्राइंग्स, डेबिट, कैश, क्रेडिट,
ओनर ने पैसे निकाले हैं, ओनर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ओके, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट कैश क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड, है ना। ओके, क्रेडिटर डेबिट परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, गुड्स रिटर्न टू बाइंग, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, हमने चीजें वापस कर दी हैं। सेल्स रिटर्न डेबिट कस्टमर क्रेडिट, रिसीवेबल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। तो एक ट्रांजैक्शन में, एक एंट्री में क्या हो रहा है उसको ब्रीफली नरेट कर दें तो ये क्या है, ये वो बात है जो किताबों में बताई जाती है। ठीक है, ऐसे ही है। यहां पे तो आपको एक दुश्वारी ये आ रही थी कि मैं आपको एंट्री बता रहा था और नरेशन आप खुद जनरेट कर रहे थे। और किताब में तो नरेशन भी खुद बताई हुई होती है, पहले लिखा नहीं होता है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बशीर, आप उसकी एंट्री बनाते हैं, फिर नीचे नरेशन क्या होगी, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बशीर। नरेशन तो खुद लिखी, नरेशन ही की तो एंट्री बनाई है आपने, किया गया लिखा हुआ है ओनर विड्रू कैश ₹5,000, आपने एंट्री बना दी ड्राइंग टू कैश, नीचे नरेशन क्या लिखेंगे, ओनर विड्रू कैश। तो ऊपर लिखा आपने लिखे वैसे तो एंट्री बनाई थी, उसी को फिर ब्रीफली, आसान सी बात है, ये वो बात है जो किताबों में लिखी होती है। नरेशन एंट्री का मुख्तसर सा बयानिया है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि किताबी मामला उस तरह का नहीं हो सकता जैसे कि रियल लाइफ में अकाउंटिंग होती है, इसलिए नरेशन ऐसी पैदा होती हैं। प्रिंटिंग एक्सपेंस टू बैंक की नरेशन क्या है, प्रिंटिंग एक्सपेंस। रेंट टू कैश की नरेशन क्या है, रेंट पेड। कैश टू सेल्स की नरेशन क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। परचेजेस टू कैश की नरेशन क्या है, गुड्स बॉट ऑन कैश, है ना। मेरा एक सवाल है कि ये नरेशन जिसको मुहावरतन में कहते हैं ना, ये तो अन्य ने भी समझ आ रही है भाई, प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, इसमें किसी अकाउंटेंट को ये बताने की जरूरत है कि इसमें प्रिंटिंग एक्सपेंस पे हुए, उसको समझ आ रही है एंट्री पढ़ के। जब उसने एंट्री पढ़ी प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, उसको क्या समझ में आया, आपको एज एन अकाउंटेंट जब मैंने कहा प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्या समझ में आया, प्रिंटिंग एक्सपेंस पे किया। तो इसके लिए नीचे नरेशन लिखने की जरूरत क्या थी, कोई जरूरत नहीं थी। नरेशन का दर हकीकत मकसद ये नहीं होता कि जो बात वाज़ेह है एंट्री से वही दोबारा लिख दी जाए। नरेशन का मकसद वो बातें लिखना होता है जो एंट्री से वाज़ेह नहीं हो रही। मसलन प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, इसमें क्या बात नहीं पता चल रही, ये तो पता चल गया कि प्रिंटिंग एक्सपेंस पे हो रहा है, क्या है जो नहीं पता चल रहा, किससे प्रिंटिंग कराई थी ये नहीं पता चल रहा, और क्या नहीं पता चल रहा, बैंक लिखा हुआ है, क्या प्रिंट कराया ये भी नहीं पता चल रहा, किताब प्रिंट कराई है, ब्रोशर प्रिंट कराया है, क्या प्रिंट कराया है ये भी नहीं पता चल रहा, और क्या नहीं पता चल रहा। वो तो पता इसलिए चल जाता है क्योंकि जब रियल लाइफ में एंट्री डलती है ना तो खाली बैंक नहीं लिखा जाता, उस बैंक का नाम लिखा जाता है। यानी मसलन आपने पेमेंट की है हबीब बैंक के अकाउंट नंबर 2468 से, तो आप एंट्री लिखेंगे प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट HBL अकाउंट नंबर 248 क्रेडिट, तो चल जाता है वो तो। क्या और क्या है जो नहीं पता चल रहा, ये पता चल गया कि ये नहीं पता चल रहा कि किससे प्रिंटिंग कराई है, ये नहीं पता चल रहा कि क्या प्रिंट कराया है, और ये भी एक बात है जी क्यों प्रिंट कराया है, और क्या नहीं पता चल रहा, किस रेट पे प्रिंट कराया,
रेट पे, वो तो टोटल पैसे लिखे हुए हैं। मसलन आपने 1000 किताबें छपवाई हैं और वो छपी हैं लेट से 5 लाख रुपए की, तो किस रेट पे छपी है किताब? नहीं, रेट जो होता है ना वो किताब का नहीं होता, रेट पेज का होता है। प्रिंटिंग जब आप कराने जाते हैं तो रेट किताब का नहीं देता कि किताब इतने, वो कहता है जी पर पेज में इतने पैसे लूंगा। अब आप किताब उसको 100 सफ़े की दे दें, आप किताब 150 सफ़े की दे दें, सेम थोड़ी लेगा पैसे, वो तो पेज के हिसाब से पैसे लेता है। तो क्या पेज का रेट था ये नहीं पता चल रहा, और क्या नहीं पता चल रहा? देखिए कितनी अहम बातें हैं जो इसमें से नहीं पता चल रही। और क्या नहीं पता चल रहा? सोचें, ये नहीं पता चल रहा कि ये प्रिंटिंग कलर प्रिंटिंग है या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग है। और ये जिस कागज पे प्रिंट हुई है उस कागज की क्वालिटी क्या है? 70 ग्राम का कागज है, 80 ग्राम का कागज है, 100 ग्राम का कागज है, ये नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा। और कागज का साइज क्या है ये नहीं पता चल रहा, बिल्कुल ठीक है। और वो जो कहां से प्रिंट कराया वो तो हमने शुरू में कर लिया कवर। और अब देखें, जब कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट किसी ट्रांजेक्शन को देखता है ना, उसके जहन में ये सारे सवाल आते हैं। वो सिर्फ यूं नहीं देखता, यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर ऑफिस में बैठे कोई पेमेंट आई है कि जी ये नीचे कोई 15-20 बिल लगे हुए हैं, इसका जी ये 1,68,720 रुपए दे दें, तो मेरा सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि बिल, मैं देखूंगा क्या बिल है, लिखा होगा जी बैटरी आई है 22,000 रुपए की और ऊपर लिखा हुआ है 22,000 ही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे दिन में अगला सवाल आएगा, बैटरी क्यों आई है, किसके लिए आई है, पिछली बैटरी का क्या हुआ है ना, उसके पैसे किधर एडजस्ट हुए, ये सारे सवाल मेरे जहन में आएंगे। तो मैं पूछूंगा उससे कि यार ये आपने बैटरी का 22,000 तो लिखा है, पिछली बैटरी के पैसे माइनस नहीं हुए, उसके पैसे आप खुद रख लिए आपने, या वो बताएगा कि जनाब बैटरी असल में 26,000 की थी, पिछली बैटरी 4,000 की गई है, ये देखिए जी ऊपर 26 लिखा हुआ है, लेकिन 4 माइनस करके देखो जी, अच्छा ठीक है। ये सवाल उठते हैं जहन में, सवालों के ही आपको पैसे मिलते हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब कोई चीज आपके सामने आएगी, अगर आप उसको क्रिटिकली देख के उसकी जेन्युइननेस को, उसकी रीजनेबलनेस को परख के फैसला करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उसमें गलत चीजें भी निकालना शुरू कर देंगे, गलत बिल भी डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। लोगों की नेग्लिजेंस भी पे होना शुरू हो जाएगी। तो आपको उसको पकड़ना है, देखना है कि यार कंट्रोल रखना है चीजों के ऊपर। ये एक छोटा सा फंक्शन है जो आप कर रहे हैं। तो एंट्री भी ऐसे ही, ये सारी अकाउंटिंग हम कर क्यों रहे हैं? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम खड़ा कर रहे हैं जिसमें से कल को हमने इंफॉर्मेशन निकाल के बिजनेस के डिसीजन लेने हैं। तो अगर ये एंट्री में प्रिंटिंग डेबिट, बैंक क्रेडिट में मैंने यही लिखना है प्रिंटिंग पेड, तो 6 महीने बाद मैंने फिर प्रिंटिंग कराई, और फिर प्रिंटिंग का बिल मेरे हाथ में आया, उसने कहा जनाब ये 18 लाख रुपए की पेमेंट कर दें। अच्छा क्या है? प्रिंटिंग का बिल है। अच्छा, अब मेरे में पहला सवाल क्या आएगा, पिछली दफा क्या रेट था, है ना? पूछूंगा ना कि यार ये सेम चीज रीप्रिंट हो रही है ना, हमने 6 महीने पहले भी किताबें प्रिंट कराई थी, वही किताबें फिर प्रिंट कराई हैं, तो 18 लाख का बिल है। मैं पूछूंगा पिछली दफा क्या था, वो कहेगा जी पिछली बारी 15 लाख थी, तो कर दूं अब। अच्छा चलें, वो कहते पिछली बारी 19 लाख थी, कर दूं अब। आई स्टिल हैव क्वेश्चन, यार 19 लाख 18 लाख से थोड़ी पता लगता है। मुझे बताओ किताबें कितनी थी, हो सकता है पिछले बार ज्यादा किताबें प्रिंट हुई हैं, थोड़ी किताबें प्रिंट हुई हैं। मुझे बताओ पर पेज रेट क्या था। मेरा सवाल ये है, हो सकता है पिछले बार किताब 100 सफ़े की थी, हमने चंद सफ़े और ऐड कर दिए हैं। ऐसे नहीं कंपेयर हो सकता कि पिछली बारी 19 लाख थी, आज के 18 लाख है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो पूछूंगा भाई मुझे इसकी डिटेल बना के दे, पिछली दफा इतनी किताबें थी, फी किताब इतने सफ़े थे, टोटल पेजेस इतने थे, पर पेज रेट ये था, पिछली दफा पेपर का ये साइज था, ये ग्रामेज थी, ये 4 कलर था, 3 कलर था, 2 कलर था, ब्लैक एंड व्हाइट था, इसका जो ऊपर कवर लगा हुआ है वो हार्ड कवर था, सॉफ्ट कवर था, है ना, ऊपर जिल्द कौन सी थी, सारी बातें जाननी है मुझे जरूरी। ऐसे तो नहीं कहेगा जी पिछले बार 19 लाख के 18 दे दो, पता लगे पिछले दफा से आधी क्वांटिटी छप रही है इस दफा, जब मुझे सामने पूरी तफसील सामने। अच्छा अब ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है, पिछली बारी की रेट थी, अब ये इन्फॉर्मेशन कौन निकालेगा? मैं किसी अकाउंटेंट को ही कहूंगा ना, अपने किसी जूनियर को कहूंगा ना कि यार जरा चेक करो तो पिछली दफा क्या हुआ था। वो क्या करेगा, वो 6 महीने पुरानी एंट्री खोलेगा, उसे लिखा जाएगा प्रिंटिंग एक्सपेंस पेड। फिर क्या करेगा,
फिर वो देखेगा अच्छा 25 जनवरी की एंट्री है, इसकी वो पुरानी जगह एक फाइल पड़ी होगी, फिर वो रिकॉर्ड रूम में जाएगा, वहां से जनवरी की फाइल निकालेगा, उसमें से ढूंढेगा और वो वाला बिल निकालेगा और वो बिल लेके आएगा और बिल पे सारा कुछ लिखा हुआ होगा कि फलाने का बिल है, फलाना कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका रेट ये है, प्रिंटिंग ये है ना, वहां सारी चीजें लिखी होगी। और अगर यही काम वो यहां कर लेता, उस वक्त एंट्री लिखते हुए 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा के यही लिख लेता, तो उसको वापस रिकॉर्ड रूम में खजल लाना पड़ता। अब मैं इसकी नरेशन क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 500 बुक्स, कौन सी बुक्स लेट थे, अकाउंटिंग की बुक्स, 500 PRC4 बुक्स, 4 कलर ऑफसेट प्रिंटिंग फ्रॉम XYZ प्रिंटर एट 80 ग्राम पेज एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर पेज, और आगे एंट्री डाल दूंगा। अब मैंने ये 4-5 बातें इसमें लिख दी, ये मेरी नरेशन है। कल को मसला होगा, मैं फिर पुरानी एंट्री कर लूंगा, मैं कहूँगा अच्छा यहाँ पे 500 किताबें थी, फलानी किताब थी, इतने सफ़े थे, 2 रुपये का रेट था, 4 कलर था, ऑफसेट था, 80 ग्राम था, ठीक है, बात कर दी, बात खत्म हो गई, मेरा टाइम बच गया। तो नरेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि मुस्तकबिल में यही आपको काम आनी है। एंट्रियां तो नजर आ ही रही है कि यार ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तफसील इसके पीछे क्या थी वो यहां से नजर आएगी। तो हम ऐसे नरेशन को लिखते हैं। तो एक अच्छा अकाउंटेंट एक अच्छी नरेशन लिखता है। अगर अकाउंटेंट अच्छी नरेशन नहीं लिखता है तो बाद में वो खुद खजल होता है। वो खुद खजल इसलिए होता है कि बाद में जब काम निकलेगा ना फिर उसी को कहना है बना के लिया। नरेशन में उसने लिखा होगा प्रिंटिंग वेट, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो पुरानी फाइलें खंगालेगा, बिल निकालेगा, खजल होगा, फिर जाके चीज बना। अदरवाइज वो क्या करेगा, वहीं लिखा होगा वहीं से देख देख के डिटेल बना लेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेहनत की हुई है उसके ऊपर। तो इस तरह से फ्यूचर का टाइम बेचा। तो द रियल नरेशन इज एक्चुअली मच लॉन्गर, मच लेंथियर देन इट लुक्स इन द बुक्स। किताब में तो इतनी पूरी बात बताई नहीं होती ना। किताब में क्या लिखा हुआ है, पेड सैलरीज ₹20,000, तो तुसी एंट्री पाती सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट, खत्म हो गई बात। वहां तो ये बताया ही नहीं है कि ये सैलरी कौन से रीजन की है, कौन से सेगमेंट की है, ये मार्केटिंग वालों की है कि एडमिन वालों की है ना, ये जंग की है कि लाहौर की है, ये हमारे टेक्सटाइल बिजनेस की है कि हमारे शुगर बिजनेस। ये तो सारी बातें किताब में बताई नहीं हुई। जाहिर है जब बताई नहीं हुई तो नरेशन में लिख भी नहीं सकते। फिर किताब में फिर हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं सैलरीज पेड। तो आपकी नरेशन मोस्टली ऐसी ही आएंगी। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट की नरेशन क्या लिखेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, है ना, कैपिटल पेड बाय ओनर। सेल्स डेबिट सॉरी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट की नरेशन क्या लिखेंगे, कैश सेल्स, कि चीजें कैश पे बेची हैं, क्योंकि उतनी तफसील पीछे है ही नहीं कि क्या चीज बेची है, किस रेट पे बेची है, इसकी क्यों, तो इसलिए बेची के कारोबार है, इसकी डिलीवरी हमने अपने खर्चे पे कराई थी कि वो खुद लोडिंग करा के लेके गया था। हो सकता है ना हमने इसमें उसको फ्रेट भी दिया, हमने कहा कि अच्छा यार तू हमसे खरीद ले, तेरे घर हम पहुंचाएंगे अपनी पिकअप पे। तो हम लिखेंगे कि सेल्स 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर यूनिट, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड, पूरी बात लिख दी। अब मुझे समझ, अब कल के लिए मेरा रेफरेंस है। अब होगा क्या, 4 महीने बाद वो बंदा फिर मुझसे माल खरीदता है और मैं उसे रेट तय करता हूँ। वो कहता है भाईजान मेरे दुकान तक पहुंचाना आपने अपने खर्चे पे है। मैंने कहा नहीं नहीं यार वो आपका खर्च। वो कहेगा जी पिछली बार ही नहीं किया थी। मैं कहूँ अच्छा मैं चेक करता हूँ कैसे चेक करूंगा, फिर पिछली एंट्री खोलूंगा, नरेशन में लिखा होगा डिलीवरी इंक्लूडेड। मुझे मैं कहूँ हाँ इसको लास्ट टाइम हमने स्पेशल ऑफर दी थी, कोई बात नहीं, ठीक है यार भेजो अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर या तो मैं इंक्वायरिया करूंगा, किसी से पूछूंगा यार तेन याद है वो लास्ट टाइम मैंने की किया थी। अब बात यादाश्त में चली गई है ना, या फिर मैं कागज खंगालूंगा, फाइलें खंगालूंगा। अब आप यानी इमेजिन करें वॉल्यूम ऑफ वर्क क्या है। ये हम एक एंट्री के ऊपर लड़ रहे हैं अभी इस वक्त। तो आपके पास तो रोज कितना ही काम हो रहा है, और हर रोज हो रहा है, और 4-6 महीने में हजारों एंट्रियां हो चुकी हैं, उनमें से पता नहीं क्या क्या दोबारा आएगा वापस। तो आप तो हर चीज ना जुबानी याद रख सकते हैं, ना ही हर चीज के लिए आप जाके फाइलें खंगाल के कर सकते हैं। तो अगर आप माकूल इंफॉर्मेशन नरेशन में लिख लें तो ये आपके लिए फ्यूचर में मददगार साबित होगी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप 100% इंफॉर्मेशन नरेशन में कैप्चर कर पाएंगे। फिर भी हो सकता है कोई ना कोई मामला कल को ऐसा निकल आए कि वो नरेशन में ना कैप्चर हुआ हो, तो कोई बात नहीं, उसके लिए फाइल खोल लेंगे। बट मोटी मोटी बातें हमने कैप्चर कर ली हैं। इसके बाद अगर कोई ऐसा सवाल निकल आता है
जो नरेशन में से नजर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फिर फाइल खोल लेंगे, फिर कागज निकाल लेंगे, फिर जाके देख लेंगे, 2 मिनट लगा लेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, जितना टाइम लगता है लगाएंगे, क्योंकि काम तो करना है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हम मेन की इंफॉर्मेशन नरेशन में कैप्चर कर सके, हम नरेशन में लिख लें, सो दैट कि हमारे लिए फ्यूचर में कारआमद हो सके। ठीक है। सो अब किताबी बात क्या है? नरेशन इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एंट्री। खत्म। एक और एंट्री कर देता हूं, बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट 2,10,000 रुपये। फर्ज करें ये 20 जनवरी की एंट्री है। ओके, नरेशन क्या लिखूंगा? कैश सेल्स, नकदों पे बेची है, नकद पे ही बेची है ना, पैसे कैश में लिए या बैंक में लिए, बेची तो नकद ही है ना, कैश सेल्स। बाय द वे, जनरल नॉलेज के लिए आपको बताता जाऊं कि अकाउंटिंग की नजर से बैंक और कैश एक ही चीज है, यानी कैश। क्यों? जो कैश नकद नोट आपके हाथ में है वो भी कैश है, और जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं वो भी है तो कैश ही, बस पड़ा बैंक में हुआ है कैश ही। इस डिस्टिंक्शन के लिए हम फिर कैश के साथ कुछ अल्फाज जोड़ लेते हैं। एक को कह देते हैं कैश इन हैंड, एक को कह देते हैं कैश एट बैंक। है कैश ही, लेकिन चूंकि जाहिर है पता तो होना कि यार केड़े कैश की गल हो रही है, वो कैश जो मेरी जेब में है या वो कैश बैंक में है। तो फिर हम उसके लिए एक के लिए लफ्ज लिख लेते हैं कैश इन हैंड, और दूसरे के लिए लिख लेते हैं कैश एट बैंक। तो फिर वो मुख्तसर करके कैश इन हैंड कैश बन जाता है और कैश एट बैंक बैंक बन जाता है। अदरवाइज तो दोनों ही अकाउंटिंग की नजर से कैश ही है। ओके, यहां तक अगर बात वाजिह है तो हम इससे अब अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं, जिसका नाम है लेजर। LEDGER, लेजर। लेजर या उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज होता है खाता। जैसे आप किसी दुकान से उधार माल लेते हो तो उसके लिए हम आम जुबान में क्या कहते हैं कि मेरा उस दुकान पे खाता चलता है। इसका मतलब क्या है कि मैं वहां पे उधार चलाता हूं। और आपको याद होगा एक दुकानदार का उधार कैसा होता है, सॉरी एक दुकानदार का खाता कैसा होता है। उसकी एक कॉपी होती है या एक रजिस्टर होता है जिसमें वो पार्टी का नाम लिखता है और अंदर लिखता है कि उसको क्या सौदा बेचा है और पैसे लिख देता है। एक मैसेज कर दूंगा। उसने अपने एक रजिस्टर पे एक सफा ऐसे लगाया, यहां उसने लिखा कि बशीर साहब और कोई बशीर साहब, यहाँ उसने लिखा कि चीनी 120 रुपए, फिर उसने लिखा कि दाल माश गई। हाँ जी 120 की लेके गया डेट
हाँ लिखेगा कुछ लिखे, और उसने कहा कि दाल मार्च लेट से 200 रुपया, ठीक है। उसने साथ लिखा क्या, लाल मिर्च नेशनल 80 रुपये लेट से, या 180 रुपये, और ये सिलसिला उसका जारी रहा। ये क्या है, खाता यकू खाता है ये खाता है। टोटल कितना हुआ जी, 100, 200, 300, 500। कुल मिजान 500 रुपया, यानी टोटल 500 रुपया। अब हफ्ते बाद जब भी उसका हिसाब किताब होगा, वो आएगा, वो यहाँ पे कुल लगाएगा, वो कहेगा जी 500 बने, एलो 500 पढ़ो, वो कहेगा खाता क्लियर। दिस इज हाउ अ ट्रेडर, अ शॉपकीपर, एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर डज दी अकाउंटिंग। हमने ये लेजर बनाना है और देखना है कि ये कैसे बनेगा, और हमने सिर्फ लोगों से जो पैसे लेने हैं उसका हिसाब तो नहीं रखना, हमने तो हर चीज का हिसाब रखना है। हमने कोई मशीन खरीदी है उसका भी हिसाब रखना है, कोई फर्नीचर खरीदा है उसका भी हिसाब रखना है, किसी से चीजें उधार खरीदी है उसका भी हिसाब रखना है, कोई नकदों में खरीदी है तो उसका भी हिसाब रखना है, चीजें बेची हैं उसका हिसाब भी रखना है ना। मालिक के पैसे कितने आए हैं उसका भी हिसाब रखना है, मालिक ने ड्राइंग कितनी कर ली उसका भी हिसाब रखना है, बिजली के बिल कितने पे हो रहे हैं उसका भी हिसाब रखना है, वगैरह वगैरह। हमने तो सब चीजों का हिसाब रखना है। लिहाजा ऐसा नहीं करते कि सिर्फ अपने कस्टमर या सप्लायर के सफे बना लें, यहां हम हर आइटम का एक अलग पेज एलोकेट करेंगे, विच इज कॉल्ड लेजर। और ये जो लेजर है इसको हम आमतौर पे टी फॉर्म में डिपिक्ट कर देते हैं, शो कर देते हैं, दिखा देते हैं, बना देते हैं। इसकी जो लेफ्ट साइड है ये इसकी डेबिट साइड होती है, और जो राइट साइड है ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। और हमने उस आइटम को अगर डेबिट किया है तो डेबिट साइड पे आगे लिख देंगे, क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे आगे लिख देंगे। तो हमारे पास सारी पिक्चर चलती रहती है कि यार ये चीज डेबिट हो रही है और ये चीज क्रेडिट भी हो रही है। मसलन अगर यहीं ये बशीर साहब के अकाउंट की बात करें तो जब मैंने इनको सेल की 120 रुपए की तो क्या एंट्री डाली होगी, बशीर रिसीवेबल एसेट इंक्रीज डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट। तो मैंने बशीर साहब को डेबिट किया होगा 120 रुपए से, जो भी उसकी डेट है। अच्छा, फिर 200 रुपए की और सेल कर दी, फिर मैंने क्या किया होगा, बशीर रिसीवेबल डेबिट, एसेट इंक्रीज हो रहा है ना, मुझे और पैसे लेने हैं उससे, फिर मैंने लिखा सेल्स, फिर डेबिट कर दिया। वो जर्नल में लिख लिया होगा ना, यहां तो अब उससे आगे अगला काम बना रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, फिर मजीद सेल की, फिर डेबिट 180 रुपए से। अब फर्ज करें मंथ एंड आ गया, हमने कहा बिड लगाओ, बिड टोटल क्या हिसाब बनता है, 500 रुपए बनता है। वो बंदा आया, उसने कहा जी ये लें 400 रुपए ले लें, अभी फिर बाकी देता हूं। अब मुझे 400 रुपए मिल गया, क्या एंट्री डालूंगा, कैश मिला है ना, तो कैश इंक्रीज हुआ है तो क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और बशीर को क्रेडिट कर दूंगा। क्यों, अब बशीर से पैसे नहीं लेना ना, 400, 500 लेना था, अब कितना लेना है, अब 100 लेना है। तो बशीर के बैलेंस में कमी करनी है, तो पहले जब इजाफा कर रहे थे तो डेबिट हो रहे थे, तो कमी करने के लिए बशीर का लेजर मुझे पूरी बात बता रहा है कि क्या क्या बेचा, क्या क्या पैसे आए, रहता क्या है। अब बताएं इसमें रहता क्या है, 100 रुपये बता रहा है मुझे, ये लेजर बता रहा है कि भाई इतने पैसे, इतने की सेल की थी, इतने पैसे ले लिए हैं, बकाया पैसे अभी बाकी हैं। ये बकाया भी अगर मैं निकालूं तो इधर ही निकालूंगा 100 रुपया बकाया। कैसे, इधर का टोटल कितना है, तो इधर का टोटल भी मैं करूंगा 500, 400 मिल गया हुआ, तो बकाया क्या रह गया, बकाया मतलब बैलेंसिंग फिगर ही होती है ना, बैलेंस को ही बकाया कहते हैं ना, इसको मैं लिखूंगा बैलेंस। कि भाई इतने की सेल हुई है, इतने पैसे मिल गए हैं, बकाया 100 रुपये रह गया लेने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे उसको जब फॉलो अप करना है तो मुझे उसको दोबारा से सारा हिसाब नहीं करना, मेरे पे लिखा हुआ कि 100 रुपये लेना है।
अब मैं नए सिरे से नहीं देखूंगा कि यार क्या किया था, मुझे नजर आ रहा है 100 रुपये लेना है। अगली दफा वो आएगा तो मैं उससे कहेगा यार कितने पैसे देने हैं, मैं 100 पलटूंगा, मुझे 100 रुपये लेना है। खत्म हो गई बात। इसको कहते हैं लेजर। ये किसका लेजर है? ये मिस्टर बशीर का लेजर है। ये वही लेजर है जो एक आम दुकानदार ने इस अंदाज में बनाया था, हमने इस अंदाज में बनाया है। ठीक है, अगर ये बात वाज़ेह है तो हम इसको बाकायदा तौर पे बनाने का आगाज करते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है सिर्फ। सेल्स क्रेडिट होंगी ना, ये सेल्स का अकाउंट तो नहीं है, ये किसका अकाउंट है? ये किसका अकाउंट है? ये बशीर का अकाउंट है, ये सेल्स का अकाउंट नहीं है। तो बशीर डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बशीर का अकाउंट है। सेल्स का अकाउंट भी बनाएंगे, आए सेल्स का अकाउंट भी बनाते हैं। उसका भी इसी तरह टी अकाउंट बनाएंगे। सेल्स अकाउंट A/C लिख दिया मैंने, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जब मैंने बशीर को सेल की 120 की तो एंट्री क्या बनाई थी? बशीर डेबिट, सेल्स 120 रुपए से। इसी तरह फिर मैंने उसको 200 की चीज सेल की, फिर मैंने उसको 180 की चीज सेल की, ये सेल्स का अकाउंट है। तो सेल्स के अकाउंट में सेल्स को रिकॉर्ड करूंगा, बशीर के अकाउंट में बशीर को रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे हैं, बशीर के अकाउंट में मैं सेल्स लिख रहा था, सेल्स के अकाउंट में मैं बशीर लिख रहा हूं। वजह क्या है? क्योंकि ये मैं उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। यानी सेल्स क्रेडिट हुई है 120 रुपए से, क्यों? बशीर को सेल की है। इसी तरह सेल्स 200 से हुई है, क्यों हुई है? बशीर को की है। तो यहां से ये लेजर मुझे पूरी बात बता रहा है, अधूरी बात नहीं बता रहा। ये मुझे ये भी बता रहा है कि सेल हुई है, ये मुझे ये भी बता रहा है किसको हुई है। इसी तरह अगर ऊपर आ जाए, इस लेजर को देखें, ये बशीर का लेजर है। बशीर डेबिट हुआ 120 से, क्यों डेबिट हुआ भाई? चीजें सेल की हैं उसे। ये भी पूरी बात बता रहा है मुझे। अगर मैं चाहूं तो इस लेजर से पूरी एंट्री बना सकता हूं। जरा मुझे बताएं, इसमें क्या हुआ है? बशीर डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है? कितने से? और क्रेडिट कौन हुआ है? ये, जिसकी वजह से बशीर क्यों डेबिट हुआ है? सेल की वजह से। इसका मतलब है कि बशीर तो डेबिट है, तो क्रेडिट क्या है? सेल। यहां से पूरी एंट्री नजर आ रही है मुझे। यानी ये लेजर इटसेल्फ मुझे पूरी एंट्री दिखा रहा है, अधूरी बात नहीं है ये। तो तरीकाकार क्या है? अब मैं आपको तरीकाकार तरतीब से बताता हूं। तरीकाकार क्या है? सबसे पहले बनेगा जर्नल, फिर उस जर्नल में मौजूद ट्रांजैक्शन को उठा के डालना शुरू कर देंगे हम लेजर्स में। ठीक है, अभी हम कुछ एंट्रीज लिखते हैं और फिर उनके लेजर्स बनाते हैं। मसलन बिजनेस शुरू हुआ, कैश टू कैपिटल, फर्ज करें 1 लाख रुपए से। फिर हमने कुछ चीजें खरीद ली। क्या खरीद लिया? नहीं, ऐसी नहीं लेनी मशीन। हमने लिया फर्नीचर दुकान में रखने के लिए। फर्नीचर टू कैश 20,000 से। फिर हमने क्या किया? फिर हमने गुड्स खरीद ली बेचने के लिए, सौदा सलफ जो दुकान में रखना है। हमने कहा परचेजेस डेबिट टू कैश क्रेडिट, फर्ज कीजिए 35,000 से। फिर हमने 15,000 की चीजें उधार पे भी खरीद ली, परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर, फिर हमने चीजें सेल कर दी। ये सारी चीजें जो हमने खरीदी थी 35 की, ये 15 की, ये 50,000 की, ये हमने 60,000 में बेच दी, फ्लैट से कैश पे बेच दी।
कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अब ये इस तरह से जर्नल हम बना रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं। आपने 5000 की होंगी, रियल लाइफ में 1000 हर एंट्री की होंगी। इन सारी एंट्रीज को अब लेजर में ट्रांसफर किया जाएगा। इन सारी एंट्रीज के लेजर बनाए जाएंगे। सबसे पहली आइटम क्या है? कैश, इसका लेजर बनेगा। कैश अकाउंट। दूसरी चीज क्या है? कैपिटल, इसका भी लेजर बनेगा। तीसरी चीज क्या है? इसका भी लेजर बनेगा। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज क्या है? उसका तो ऑलरेडी लेजर बना पड़ा है, कैश का लेजर तो ऑलरेडी बना हुआ है। पांचवी चीज क्या है? इसका भी लेजर बनेगा। छठी चीज क्या है? कैश, उसका ऑलरेडी बना हुआ है। और सातवीं चीज क्या है? परचेज का ऑलरेडी बन गया है। और अगली क्या? क्रेडिटर का अकाउंट बना लेंगे। आगे फिर कैश का लेजर बना हुआ है, उसके बाद क्या? सेल्स का भी बना लेंगे। तो सेल्स का लेजर बनाना है, परचेज का लेजर बनाना है, क्रेडिटर का लेजर बनाना है। ओके, तो मैंने आके परचेजेस का लेजर बना दिया, सेल्स का लेजर बना दिया, क्रेडिटर का लेजर बना दिया। इस तरह हर आइटम का लेजर बनेंगे। तो जिस तरह मैंने कहा ना, अगर 5000 एंट्रीज डली हैं तो उनमें हो सकता है कोई 200-500 अकाउंट बंद खुल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ अकाउंट रिपीट हो रहे होंगे ना, जैसे कैश रिपीट हो रहा है तो कैश का तो एक ही दफा लेजर खोलेंगे, लेकिन जो नई चीज आएगी उसका नया लेजर खोलेंगे। तो हो सकता है उन 5000 एंट्रीज में कोई 200 आइटमें नहीं हो, तो हम 200 लेजर खोलेंगे उनके। और अब हम तमाम एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। आइए, सबसे पहले कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। एंट्री में कैश क्या हो रहा है, तो कैश के अकाउंट में जाके कहां लिखेंगे? डेबिट पे। और क्रेडिट क्या हो रहा है, तो कैपिटल के अकाउंट में जाके कहां लिखेंगे? क्रेडिट पे। अब इनके सामने मैंने नाम लिखना है, तो कैपिटल के सामने कैश लिख दूंगा, कैश के सामने कैपिटल लिख दूंगा। ऐसे पोस्टिंग हो जाएगी। पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई। यहां तक कुछ सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं दूसरी एंट्री की पोस्टिंग करता हूं। डन। दूसरी एंट्री है फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट में आके डेबिट कर देंगे, लेफ्ट पे नहीं, डेबिट पे। और क्रेडिट क्या हो रहा था? कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्या करेंगे? कैश में जाके क्रेडिट कर देंगे। इसके सामने क्या लिखेंगे? फर्नीचर कैश। उसके बाद है परचेजेस टू कैश। परचेजेस डेबिट है 35,000 से, तो ये परचेजेस है, इसको डेबिट करेंगे 35,000 से। और क्रेडिट कैसे करेंगे? कैश को, तो यहां क्रेडिट करेंगे कैश को। हाँ जी, कैश है नहीं, परचेज किए ना। और यहां पे परचेज के अकाउंट में क्या लिखेंगे? कैश। नेक्स्ट एंट्री। ओह, यहां थे हम। ओके, अब तक हमने इस एंट्री की मुकम्मल पोस्टिंग कर ली है, दोनों की।
इसकी भी दोनों पोस्ट कर दी हैं, इसकी भी दोनों पोस्ट कर दी हैं। अब इस पे आ जाते हैं। परचेजेस टू क्रेडिटर, परचेजेस डेबिट है 15,000 से, तो हम परचेजेस को डेबिट करेंगे 15,000 से और क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे 15,000 से। इसके आगे क्या लिखेंगे? परचेजेस, और इसके आगे लिखेंगे क्रेडिटर। उसके बाद है कैश टू सेल्स, कैश डेबिट है 60,000 से, तो कैश डेबिट करेंगे 60,000 से और यहां लिखेंगे सेल्स। एक ही एंट्री होगी परचेज टू कैश, वो 2 बार, तो 2 बार पोस्ट करेंगे उसका मतलब पता कैसे चलेगा ये कौन सी डेट से। पीछे डेट भी लिख रहे होंगे ना, ठीक है। कैश डेबिट है 60,000 से और सेल्स क्रेडिट है 60,000 से। यहां क्या लिखेंगे? इस तरह जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो अपने अपने लेजर में जाती रहेंगी। अब ये असल में हो क्या रहा है? ये क्लासिफिकेशन हो रही है। जैसे मैं आपको लूडो की, चेस की और कैरम की गोटियां एक छापर में इकट्ठी करके दे दूं, तो मैं उनको अलग अलग करें तो आप क्या करेंगे? आप 3 ढेरियां बना लेंगे। आप कहेंगे ये लूडो वाली इधर डालते जाओ, इधर डालते जाओ, इधर डालते जाओ। आप क्या करें? आप उनको क्लासीफाई करें, अलग अलग कर रहे हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप फ्रूट तोड़ के लाए हैं दरख्तों से और अब आप उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। ग्रेडिंग होती है कि ये आम एक्सपोर्ट होना है, इसका साइज इतना हो, वजन इतना हो, रंग ऐसा हो, पका हो, ये हो, है ना, ग्रेडिंग होनी है। मसलन अंडों की ग्रेडिंग कर लेते हैं, चलिए ज़्यादा आसान है। अंडा एक ख़ास साइज से बड़ा होगा तो जी ये फर्ज करें 300 रुपये दर्जन है ना, और ये छोटा अंडा होगा लेट से ये इतना रुपये दर्जन है। तो वहाँ ग्रेडिंग कैसे हो रही होती है मशीनों पे? उन्होंने वहाँ पे वो जो जगह होती है जहाँ ग्रेडिंग होनी होती है वहाँ सुराख बनाए हुए होते हैं, उसमें वो उतना खोल देते हैं जितना उन्होंने अंडा निकालना है उसमें से। तो जो छोटा साइज का अंडा होगा वो उसमें से गिर जाएगा नीचे और जो बड़ा अंडा होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। तो छोटे अंडे लैदा हो जाएंगे, बड़े अंडे लैदा हो जाएंगे और गंदे अंडे लैदा हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है? दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग, क्लासिफिकेशन, कि आप उनको रेलेवेंट ग्रुप्स में अलग अलग कर रहे हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। हमने अपने उस बल्क डाटा को, वो जो 50,000 ट्रांजैक्शंस थी, उसको क्लासिफाई कर दिया कि यार कैश की सारी एंट्रियां अलग कर दो, सेल की सारी अलग कर दो, परचेज की सारी अलग कर दो, क्रेडिटर सब अलग कर दो, है ना, कैश अलग कर दो, कैपिटल अलग कर दो, फर्नीचर अलग कर दो। अब मेरे पास अलग अलग समरीज अवेलेबल है। अब मैं अगर फर्नीचर के बारे में तफसील देखना चाहता हूं तो मैं फर्नीचर का लेजर खोल लूंगा, फर्नीचर की हर एंट्री उसके अंदर आ रही होगी। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बेचा, फर्नीचर और खरीद लिया। अगर मैं सेल्स के बारे में जाना चाहता तो मैं सेल्स के लेजर में चला जाऊंगा, उसमें सेल्स की पूरी तफसील आ रही होगी। सेल 1 दफा हुई या 100 दफा हुई या जितनी दफा भी हुई। ऐसे ही कैश के बारे में देखना चाहूंगा तो कैश का लेजर खोल लूंगा, उसमें कैश की पूरी तफसील आ रही होगी। तो मैंने क्या किया, हर आइटम का अलग अलग ग्रुप बना दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। अगला काम मैं क्या करूंगा? अगला काम मैं करूंगा इसमें से इंफॉर्मेशन बरामद करूंगा। इंफॉर्मेशन कैसे बरामद होगी? इनके मैं बैलेंसेस निकाल दूंगा। मैं कहूंगा 1,60,000 डेबिट है और 35 और 20 55,000 बड़ी साइड कौन सी है, तो वो टोटल दोनों तरफ लिख दूंगा। 1,60,000, 1,60,000। अब इधर तो 1,60 ही है, इधर 1,60 नहीं है, तो बकाया क्या बैलेंस बचेगा? आ रहा, तो बैलेंस क्या बचेगा भाई? 1,60 में भाई देखो ना, यहाँ 1,60 है और यहाँ कितने 55, तो बैलेंस क्या बचेगा? 1,05,000 बैलेंस, 1,05,000। अब ये कैश का लेजर मुझे क्या बता रहा है कि कहां कहां से पैसे आए, कहां कहां पैसे गए
और इस वक्त बाकी पड़े कितने मेरे पास? मेरे पास 1,05,000 पड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगले लेजर पे आ गए। कैपिटल, इसमें क्रेडिट है 1 लाख और डेबिट है ही कुछ नहीं, है ना? तो बैलेंस कितना आ जाएगा? पूरा 1 लाख ही आ जाएगा। यानी मालिक ने लाख रुपया कैपिटल डाला और अब लाख रुपया ही बैलेंस है उसका, यानी लाख रुपया कैपिटल डाला हुआ है, उसने कोई निकाला नहीं है। ठीक है, अच्छा फर्नीचर का बैलेंस देखते हैं। 20,000, 20,000, तो बैलेंस कितना आएगा? 20,000। उसके बाद परचेजेस पे आ जाए। 35,000 की परचेज है, 15,000 की परचेज, टोटल परचेज है 50,000 की। 50,000, तो बैलेंस कितना है? 50,000। मुझे दोनों साइडें बराबर करनी है। अच्छा, इसी तरह क्रेडिटर में आ जाए। 15,000, 15,000, बैलेंस आ गया 15,000। और लास्टली इसको भी मैंने बैलेंस किया 60,000, 60,000 और बैलेंस आ गया 60,000। अब मैं यहां से एक समरी जनरेट करूंगा, 1 पेजर। इसको मैं कहूंगा ट्रायल बैलेंस। ऊपर जितने भी लेजर मैंने बनाए हैं उन सब के नाम लिखूंगा और उनका बैलेंस लिख दूंगा। तो ये एक 1 पेज पे मुझे अपने पूरे कारोबार का बैलेंस नजर आ जाएगा कि पैसे इस वक्त इतने पड़े हुए हैं, फलाने से इतने पैसे लेने हैं, फलाने के इतने देने हैं, कुल इतनी परचेज हो चुकी है, कुल इतनी सेल हो चुकी है, इतना रेंट हम दे चुके हैं, इतना मेरा बिजली का बिल हो गया है, इतना मैंने फ्रेट दे दिया है, इतना मेरा कैपिटल है। हर चीज एक समय पर नजर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं अब यहां एक आपसे सवाल करना चाहता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि जमा का 5,000 है और नफी का 3,000 है, तो बैलेंस कितना है? जमा का या नफी का? क्यों, कैसे? बड़ा नंबर 5,000 जमा वाला था, यानी जो बड़े नंबर का सिंबल है हम वो सिंबल कैरी करते हैं। मुझे जरा ये बताइए, ये जो कैश अकाउंट है इसमें ये जो बैलेंस है 1,05,000, ये डेबिट है क्रेडिट है? ये डेबिट है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी। जो साइड बड़ी थी उसकी उलट पे बैलेंस निकला है ना। देखें इधर का टोटल कितना था? 160 और इधर कितना था? 55। तो डेबिट कितना था? 1 और क्रेडिट कितना था? तो नेट जो है वो डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है। जमा का 1,60,000 और नफी का 55,000, तो जो बचा 1,05,000 वो जमा का बचा ना, और डेबिट का बचा। लिखा ये क्रेडिट पे हुआ है लेकिन दरअसल ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। जब मैं ये जो समरी बनाऊंगा तो मैं वहां जाके कैश का जो बैलेंस लिखूंगा वो डेबिट साइड पर लिखूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा कैश 1,05,000। इसी तरह अगला बैलेंस क्या था? कैपिटल। रिमेंबर कैपिटल का बैलेंस कितना था? कैपिटल का बैलेंस था 1 लाख। डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी तो डेबिट पे बैलेंस निकला है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है लाख रुपए का। उसके बाद क्या था? फर्नीचर। उसका क्या बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था 20,000 का। दिखा देता हूं भी आपको। ये देखें, फर्नीचर डेबिट 20 है, क्रेडिट पे बैलेंस है ना, असल में डेबिट बैलेंस है 20,000 का। अच्छा, परचेजेस का डेबिट बैलेंस है।
सेल का 60,000 क्रेडिट बैलेंस था और क्रेडिटर का 15,000 क्रेडिट बैलेंस था। नहीं जी, ये हमने एक पेज पे अपने पूरे बिजनेस की समरी पैदा कर ली कि भाई मेरे कारोबार में कैश इस वक्त इतना पड़ा हुआ है, कैपिटल इतना है, फर्नीचर इतने का है, इतने की मैंने परचेजेस की हैं, इतने की मैंने सेल की हैं, इतने मैंने लोगों के पैसे देने हैं। ठीक है, क्या कहलाता है ये? इसका डेबिट का टोटल देखें कितना है, 105 जमा 20 जमा 50, 175, 15 जमा 60 75 और 1 लाख बराबर होना चाहिए था। क्यों? हर जर्नल एंट्री का डेबिट क्रेडिट बराबर था कि नहीं था? हर एंट्री में जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट था, तो अल्टीमेटली जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए था। मैथमेटिक्स तो यही कहती है कि उतना होना चाहिए था, उतना हो रहा है। इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब क्वेश्चन नंबर 10, आपने उसके जर्नल बना लिए, अब आपने उसके लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना है।